दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट हिस्ट्री के यूनिट थर्ड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हमारी कौन सी हिस्ट्री है? यह हमारी भारत का इतिहास 300 से 1200 ईस्वी। हम अपनी इस वाली हिस्ट्री का यूनिट थर्ड करने वाले हैं जिसका नाम है गुप्तोत्तर काल में परिवर्तन, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत। तो हमारे यूनिट थर्ड का फर्स्ट पार्ट है फ्रेंड्स। इसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। ये जो हमारी यूनिट है ये 2 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट होगी। और ये फ्रेंड्स ये जो हमारी यूनिट थर्ड है इसी को हम चैप्टर 3 भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है भारत के इतिहास में मध्यकाल। तो फ्रेंड्स जो हमारा इतिहास है, हमारे इंडिया का जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो ये जो प्राचीन काल है इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो मौर्य काल था यानी मौर्य साम्राज्य का जो काल था उस टाइम को प्राचीन काल बोला जाता है। और जो गुप्त साम्राज्य वाला टाइम था यानी गुप्त काल जो था उसको मध्यकाल कहा जाता है। और उसके बाद का जो समय रहा उसको आधुनिक काल में रखा जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम मध्यकाल के बारे में पढ़ने वाले हैं मेनली। लेकिन हम अभी देखेंगे कि जब हम फ्रेंड्स प्राचीन काल से जब हमने एंट्री की मध्यकाल के अंदर यानी कि जब प्राचीन काल ख़त्म हुआ और मध्यकाल की जब शुरुआत हुई तो इस बात को लेकर इतिहासकारों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद हैं। तो चलिए उन्हें पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत के इतिहास में मध्यकाल दिल्ली सल्तनत के मुग़ल शासकों से बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। यानी बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जिनका मानना ये है कि हमारे भारत का जो इतिहास है इसके अंदर मध्यकाल दिल्ली सल्तनत के मुग़ल शासकों से बहुत पहले शुरू हो चुका था। यानी कि जब मुग़ल शासक आए भी नहीं थे उससे पहले ही मध्यकाल जो है वो शुरू हो चुका है। विंसेंट स्मिथ ने भारत में मध्यकाल को हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से माना है। एक ये जो विंसेंट स्मिथ इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, इन्होंने भारत के अंदर जो मध्यकाल है इसकी शुरुआत को हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद माना। मतलब इनका मानना ये था कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद ही मध्यकाल की शुरुआत हुई भारत के अंदर। उससे पहले मध्यकाल नहीं था, प्राचीन काल चल रहा था। इस काल को मध्यकालीन हिंदू भारत या राजपूत काल भी कहा जाता है। तो ये जो मध्यकाल है इसको मध्यकालीन हिंदू भारत भी कहा जाता है या फिर राजपूत काल भी कहा जाता है। इन 2 नामों से भी मध्यकाल को जाना जाता है। प्राचीन काल से मध्यकाल की ओर जाने के विषय पर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद रहा है। मैंने बताया भी था फ्रेंड्स आपको, जब प्राचीन काल की मतलब प्राचीन काल ख़त्म हुआ एंड जब हमने एंट्री की मध्यकाल के अंदर तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद है इतिहासकारों के बीच में। कोई कहता है कि प्राचीन काल इस समय तक था, कोई कहता है मध्यकाल तब शुरू हुआ, कोई कहता है मध्यकाल तब शुरू हुआ। तो मतलब अलग अलग सबके विचार हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मध्यकाल का आरंभ गुप्त काल से है। क्या? कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि जो मध्यकाल है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो गुप्त काल से हुई थी। मुख्य विवाद जो है वो भारतीय सामंतवाद से संबंधित है। यानी जो मेन आर्ग्यूमेंट है इतिहास को लेके मध्यकाल के वो सामंतवाद से संबंधित है। अब ये सामंतवाद क्या होता है वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगी, एक टॉपिक के थ्रू समझाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि इतिहासकारों का मानना है कि आरंभिक मध्यकाल के समय ही सामंतवाद भी शुरू हुआ। तो अब ये भारतीय सामंतवाद से संबंधित इतना विवाद क्यों है? क्योंकि जो इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि जो मध्यकाल की जो शुरुआत हुई थी उसके टाइम पर ही सामंतवाद भी शुरू हो गया था। यानी कि उनका मानना है कि मध्यकाल और सामंतवाद दोनों साथ साथ शुरू हुए थे, दोनों साथ साथ भारत में आए थे। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा राज व्यवस्था। तो आरंभिक मध्यकाल में राज व्यवस्था प्राचीन काल की राज व्यवस्था से काफ़ी अलग थी। तो जो शुरुआती मध्यकाल था उसके अंदर जो राज व्यवस्था थी वो प्राचीन काल की राज व्यवस्था से बहुत अलग थी। तो फ्रेंड्स ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं राज व्यवस्था, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? इसके अंदर हम
प्राचीन काल और मध्यकाल के बीच में जो राज व्यवस्था थी उनके बीच में अंतर पढ़ने वाले हैं। तो जब हम उनके बीच में अंतर को जान लेंगे तो हम राज व्यवस्था के बारे में भी जान जाएंगे। तो जो हमने अभी फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, शुरुआती मध्यकाल के राज व्यवस्था और प्राचीन काल के राज व्यवस्था में काफ़ी भिन्नता थी, यानी ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मौर्य साम्राज्य गुप्त साम्राज्य से ज़्यादा विकेंद्रीकृत था, जबकि कुछ गुप्त काल को ज़्यादा विकेंद्रीकृत मानते हैं। तो ये जो कुछ इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि मौर्य साम्राज्य गुप्त साम्राज्य से ज़्यादा विकेंद्रीकृत है, और कुछ ने कह दिया कि गुप्त साम्राज्य ज़्यादा विकेंद्रीकृत है मौर्य साम्राज्य से। तो अब ये फ्रेंड्स एक वर्ड आया है विकेंद्रीकृत, तो ये क्या है? अच्छा देखो, जैसे कि एक राजा है, अगर राजा अपने पूरे साम्राज्य के ऊपर, जो भी उसका पूरा राज्य है उसके ऊपर खुद पूरी नज़र रखता है, उसका पूरा ध्यान रखता है, ठीक है, अपने चेले चपाटों से काम ना करवा कर ज़्यादा खुद उसका ध्यान रखता है, तो वो जो शासन हो जाता है उसको तो कह देते हैं केंद्र शासन। लेकिन अगर वो खुद पूरा ध्यान ना रखकर, मतलब कुछ हिस्से पे खुद ही ध्यान रखना है और बाकी पर उसने अपने चेले चपाटे छोड़ दिए हैं ध्यान रखने के लिए, और ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा अपने पूरे साम्राज्य पे, तो ये जो होता है इसको कहता है विकेंद्रीकृत। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ आया होगा विकेंद्रीकृत क्या होता है। तो कुछ इतिहासकारों ने कहा कि जब मौर्य साम्राज्य था उस टाइम पे ज़्यादा विकेंद्रीकृत शासन था, लेकिन कुछ ने कह दिया गुप्त साम्राज्य के टाइम पे ज़्यादा विकेंद्रीकृत शासन था। तो इस बात को लेकर भी इतिहासकारों के बीच में काफ़ी मतभेद रहा। प्राचीन काल से मध्यकाल की ओर संक्रमण का अध्ययन स्रोत दोनों साम्राज्यों की तुलना करना है। तो अब जब ये प्राचीन काल से मध्यकाल की ओर जो ये संक्रमण हुआ, यानी कि प्राचीन काल से मध्यकाल की तरफ एंट्री करने की अगर हम इसके बारे में पढ़ने चले तो इसका जो मुख्य स्रोत है वो है इन दोनों साम्राज्यों की तुलना करना, यानी कि मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य की तुलना करना। जब हम इन दोनों साम्राज्यों की तुलना करते हैं तो हमें प्राचीन काल से मध्यकाल की ओर संक्रमण के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज मिलती है कि कैसे हमने प्राचीन काल से मध्यकाल की तरफ एंट्री की थी। तो इन दोनों के बीच में तुलना करने से हमें इस प्राचीन काल से मध्यकाल की तरफ संक्रमण के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, प्राचीन काल के राजा साधारण उपाधि धारण करते थे। तो अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं फ्रेंड्स प्राचीन काल में और मध्यकाल में। तो अब हम वो कैसे करेंगे? अभी मैंने बताया था प्राचीन काल में हम मौर्य साम्राज्य को मानते हैं और हमने मध्यकाल के अंदर हम गुप्त साम्राज्य को मानते हैं, गुप्त काल को मानते हैं। तो अब हम इन दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो प्राचीन काल के जो राजा थे वो साधारण उपाधियां धारण करते थे, मतलब नॉर्मल से छोटी छोटी उपाधियां ये धारण करते थे। अब ये उपाधि क्या होती है? अपने नाम के आगे कुछ ऐसा लगा लेना जिससे वो अपनी शान और शौकत को बढ़ाकर दिखाए, अपना रुतबा अच्छे से दिखाए, तो उसको उपाधि कहते हैं। तो जैसे कि वो क्या करते थे, मौर्य शासकों ने नरपति उपाधि धारण की थी तो वो अपने नाम के आगे नरपति लगा लेते थे। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक नाम ले लो, चलो मैं ले लेती हूँ अकबर का नाम ले लेती हूँ मैं, ठीक है, तो उन्होंने अपने नाम के आगे लगाया नरपति अकबर। तो इस तरीके से मतलब उन्होंने अपने नाम के आगे उपाधियाँ लगाई हुई थी और वो बहुत साधारण उपाधियाँ लगाते थे। इसके उल्टा मतलब बिल्कुल इसके विपरीत मध्यकाल में ज़्यादा शानदार और भड़कीली उपाधियाँ ग्रहण की जाती थी। मतलब प्राचीन काल में तो बहुत सीधी सीधी उपाधियाँ धारण की जाती थी, लेकिन मध्यकाल में बहुत ज़्यादा शानदार और भड़कीली उपाधियाँ धारण की जाती थी। जैसे कि महाराज धीराज, महाराजा। तो ये जैसे कि महाराज धीराज का मतलब होता है पूरी दुनिया का महाराजा, महाराज का भी महाराज और एक ही महाराजा। तो ऐसी ऐसी भड़कीली उपाधियाँ धारण की जाती थी। गुप्त काल में ऐसे कई उदाहरण मिले हैं जहाँ राजाओं की उपाधियाँ शिलालेखों में साक्ष्य के रूप में मिली हैं। तो अब गुप्त काल में क्या है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिले, एग्जाम्पल्स मिले जहाँ पर राजाओं की जो उपाधियाँ थी वो शिलालेखों के ऊपर लिखी हुई मिली है, मतलब प्रूफ के तौर पर मिली हैं। तो ये शिलालेख क्या होते हैं? पत्थरों के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ हो फ्रेंड्स, उनको शिलालेख कहते हैं। तो मतलब गुप्त काल के ऐसे बहुत सारे राजा थे जिनकी जो उपाधियाँ हैं वो पत्थरों के ऊपर लिखी हुई मिली हैं उदाहरण के तौर पर। तो अब एक उदाहरण देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन अपने नाम के आगे परम भट्टारक महाराज धीराज उपाधि लगाते थे। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है और जो हर्षवर्धन है ये गुप्त काल के शासक रहे होंगे और इन्होंने अपने नाम के आगे परम भट्टारक और महाराज धीराज जो है वो उपाधि लगाई हुई थी, मतलब ये इस उपाधि का इस्तेमाल करते थे अपने नाम के आगे। चालुक्य शासकों ने महाराजा
परमेश्वर, राजधिराज परमेश्वर, महाराजधिराज परमेश्वर, परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की। तो जो चालुक्य शासक थे, मतलब चालुक्य राजा जो थे, उन्होंने महाराजा परमेश्वर, पर राजधिराज परमेश्वर, महाराजधिराज परमेश्वर, परम भट्टारक ऐसी बड़ी बड़ी शानदार जो हैं उपाधियां ग्रहण की हुई थी। ऐसा माना जाता है कि 7वीं सदी के पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने लगभग 250 से ज़्यादा उपाधियां धारण कर रखी थी। तो ऐसा कहा जाता है कि 7वीं सदी के जो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय थे, फ्रेंड्स द्वितीय को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप नॉर्मल हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने लगभग 250 से भी ज़्यादा उपाधियां अपने आगे, मतलब नाम के आगे लगाई हुई थी, धारण की हुई थी, जैसे कि राज सिंह, शंकर भक्त, आगम प्रिय आदि। तो ऐसी उन्होंने, मतलब ये कुछ उदाहरण है उपाधियों के। जैसे उन्होंने अपने आप को शंकर भक्त बताया, राज सिंह लगाया उन्होंने, आगम प्रिय बताया। तो ऐसी बहुत सारी उपाधियां उन्होंने अपने नाम के आगे लगाई हुई थी। पल्लव शासकों का झुकाव ब्राह्मणवाद की तरफ था। तो ये जो पल्लव शासक थे फ्रेंड्स, इनका जो झुकाव था ब्राह्मणवाद की तरफ था, मतलब ये ब्राह्मणवाद को ज़्यादा अच्छा मानते थे, ब्राह्मणवाद की सारी बातें सुनते थे। अब ये ब्राह्मणवाद क्या होता है? ब्राह्मणवाद का मतलब ये ब्राह्मणों का बोलबाला, मतलब पल्लव शासक जब थे उनके टाइम पे ब्राह्मणों का बोलबाला था। ब्राह्मण अपने आप को सबसे ऊपर बताते थे और बाकी जातियों को मतलब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। पल्लव राजा अपने आप को धर्म से जुड़ा हुआ बताते थे, इसलिए इन्होंने धर्म महाराज और धर्म महाराज धीराज की उपाधि धारण की। तो जो पल्लव राजा थे ये अपने आप को धर्म से जुड़ा हुआ भी बताते थे। तो अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, अलग अलग उपाधियां धारण की, अपने आप को धर्म से संबंधित दिखाने के लिए, अपनी प्रजा को ये बताने के लिए कि हाँ हम धर्म से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने धर्म महाराज धीराज ऐसी ऐसी उपाधियां भी धारण कर ली। भारत के प्राचीन राजाओं के बिल्कुल विपरीत प्रारंभिक मध्यकाल के चालुक्य राजाओं ने अपने पूरे राज्य क्षेत्र पर सीधा शासन नहीं किया। तो क्या हुआ, भारत के जो प्राचीन राजा थे उनसे बिल्कुल अलग होकर, बिल्कुल उनके उल्टा, जो प्रारंभिक मध्यकाल के चालुक्य राजा थे, इन्होंने अपने पूरे राज्य क्षेत्र पर सीधा शासन नहीं किया। यानी कि प्राचीन टाइम पर जो शासन करने का तरीका था वो इस तरीके से था कि जो राजा होता था वो अपने पूरे साम्राज्य पर खुद ध्यान रखता था, सीधा शासन करता था। लेकिन प्रारंभिक मध्यकाल के जो चालुक्य राजा थे इन्होंने खुद शासन नहीं किया, अपने पूरे साम्राज्य पर एक छोटे से हिस्से पे किया और बाकी पूरे पर अपने चेले चपाटे, मतलब अपने से नीचे जो लोग थे उन्हें छोड़ दिया, छोटे छोटे राजा बनाकर छोड़ दिया ताकि वो उस पर शासन करें। ये मुख्य केंद्रीय भाग पर सीधा नियंत्रण करते थे और अपने साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों में अपने अधीन राजाओं के द्वारा शासन कराते थे। तो ये जो राजा होते थे चालुक्य राजा, यानी कि प्रारंभिक मध्यकाल के जो चालुक्य राजा होते थे, ये मुख्य केंद्र भाग पे, यानी कि जो मेन जगह होती थी जहाँ पे राजा का महल वगैरह होता था, उसके आसपास की जगह पर, तो केंद्र भाग पर तो वो खुद नियंत्रण करते थे, यानी कि सीधा नियंत्रण करते थे। लेकिन अपने साम्राज्य के जो दूसरे क्षेत्र होते थे, जो दूसरी जगह होती थी, वहाँ पर वो अपने अधीन, यानी कि जो उनके नीचे राजा होते थे उनके द्वारा शासन कराते थे। तो और ये जो अधीनस्थ राजा होते थे ये कई तरह के होते थे, मतलब अलग अलग तरीके के अधीनस्थ राजा होते थे। किसी को कोई जगह दी जाती थी, किसी को कोई डिपार्टमेंट, किसी को कुछ, मतलब अलग अलग तरीके के होते थे। कुछ बड़े क्षेत्र पर शासन करते थे, यानी किसी को बहुत बड़ी जगह दी जाती थी तो किसी को बहुत छोटी छोटी जगह दी जाती थी। तो मतलब ये अलग अलग तरीके के होते थे, कोई बड़ी जगह पर शासन करते थे तो कोई छोटी छोटी जगह पर। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया भी था कि जो सामंतवाद शब्द है इसको मैं आपको आगे चल के एक स्टोरी के थ्रू समझाऊंगी। तो ये मैं अभी आपको वही समझाने वाली हूँ आगे चलकर कि सामंतवाद क्या है। ये अधीनस्थ राजा भी अलग अलग तरह की उपाधि धारण करते थे। जैसे कि बाकी जो राजा था, मेन राजा जो होता था वो तो उपाधियां धारण करता ही था, लेकिन उसके नीचे जो छोटे मोटे राजा होते थे ये भी उपाधियां धारण करते थे। और यही शासक जो होते थे सामंत कहलाते थे, यानी कि राजा के नीचे काम करने वाले ये अधीनस्थ राजा सामंत कहलाते थे। मैंने अभी आपको बताया मैं सामंतवाद समझाऊंगी, तो अभी मैं आपको समझाती हूँ। ये जो राजा होते थे, अधीनस्थ राजा जो होते थे, ये सामंत कहलाते थे। तो एक तरीके से सामंतवाद क्या हुआ फ्रेंड्स, एक राजा जब पूरे साम्राज्य पर शासन ना करे,
एक छोटे से हिस्से पर खुद शासन करे और अपने नीचे अपने अधीनस्थ राजा को अपने बाकी के साम्राज्य पर शासन करने के लिए छोड़ दे। किसी को कोई हिस्सा दे दे, किसी को कोई हिस्सा दे दे, ठीक है। तो यही जो पूरी प्रणाली थी, इसी को सामंतवाद कहते हैं। यानी कि एक राजा का अपने साम्राज्य पर सीधा नियंत्रण ना करना, दूसरे राजाओं के द्वारा करवाना, यानी कि अपने छोटे छोटे हिस्से बांट देना और उस पर दूसरे राजाओं को छोड़ देना ताकि वो उसके साम्राज्य का शासन चलाए, उसको देखे। तो इसी पूरे प्रणाली को सामंतवाद कहते हैं। और ये जो अधीनस्थ राजा होते हैं, इनको सामंत कहते हैं। सामंत एक बहुत पुराना शब्द है। तो मतलब सामंत जो है ये एक बहुत ज़्यादा पुराना शब्द है। पहले इसका मतलब जो होता था वो पड़ोसी राजा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जो है इसका इस्तेमाल अधीनस्थ राजा के लिए हो गया है। यानी पहले टाइम पे सामंत शब्द जो था इसका इस्तेमाल किया जाता था पड़ोसी राजा के लिए, लेकिन आज के टाइम पे इसको अधीनस्थ राजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं एक बार और बता दूं आपको फ्रेंड्स, सामंतवाद क्या होता है। जब एक राजा अपने पूरे साम्राज्य पर खुद शासन ना कर कर अपने अधीनस्थ राजाओं के द्वारा शासन करवाए, तो इसको पूरे को सामंतवाद कहते हैं और उन अधीनस्थ राजाओं को सामंत कहते हैं। तो आई होप आपको सामंतवाद वो जो शब्द था वो पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अब उदाहरण के तौर पर राजा हर्ष के एक अभिलेख में ईश्वर गुप्त नाम के व्यक्ति का नाम था। यानी कि राजा हर्ष जो थे उनका एक अभिलेख था और उसके अंदर एक राजा था जिसका नाम आया, यानी एक आदमी का नाम आया, उसका नाम था ईश्वर गुप्त, ठीक है। तो जो कि राजा का सामंत महाराजा कहा गया है और उस अभिलेख के अंदर उस ईश्वर गुप्त नाम के आदमी को सामंत महाराजा कहा गया है। यानी कि राजा का अधीनस्थ राजा जो था सामंत, वो कहा गया है। तो इस तरीके से हमें सामंत राजाओं के बारे में सबूत भी मिलते हैं कि हाँ, जो हर्षवर्धन का जो टाइम था, मतलब उनका जो टाइम था, उस टाइम पे सामंतवाद जो है वो चल रहा था। वो खुद अपने साम्राज्य पर शासन नहीं करते थे, छोटे छोटे राजाओं से शासन करवाते थे। नेक्स्ट, सामंत राजा को सैनिक सेवा प्रदान करते थे। जो ये सामंत होते थे ये अपने राजा को, जो मेन राजा होता था, उसको सैनिक सेवा प्रदान करते थे और राजा के अभियानों में उनका साथ देते थे। यानी राजा को जो भी कोई काम करना होता था उसके अभियानों में उनका साथ देते थे। अगर केंद्रीय शासन कमजोर हो तो सामंत उसका लाभ उठाकर राजा से सत्ता भी छीन लेते थे। मतलब जैसे कि अगर राजा जो है उसने अपने पूरे साम्राज्य पर अच्छे से ध्यान नहीं रखा, उसने नज़र नहीं रखी पूरे साम्राज्य पे कि मेरे साम्राज्य के अंदर चल क्या रहा है, ये जो सामंत राजा हैं ये किस तरीके से शासन कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा उठाकर, मतलब केंद्रीय शासन की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर ये जो सामंत होते थे राजा से सत्ता भी छीन लेते थे। यानी कि राजा को गद्दी से हटाकर खुद राजा बन जाते थे। कई सामंतों ने अपने क्षेत्र को स्वतंत्र भी घोषित कर दिया था। यानी कि कई सामंत तो ऐसे भी आए जिन्होंने, जैसे कि कोई राजा है, उसने किसी भी सामंत को इतना बड़ा जगह दे दी कि इस पे तुम्हें शासन करना है, ये मेरे साम्राज्य की जगह है, तुम्हें इस पर शासन करना है। तो कई बार क्या हुआ, इन सामंतों ने अपनी इस जगह को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी कि ये कह दिया अब हम ही इस जगह के राजा है, वो तो कोई राजा है ही नहीं, मतलब उसका इस जगह पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, यहाँ पर जो भी होगा वो मैं ही हूँ, मतलब मैं ही राजा हूँ। तो इस तरीके से वो अपने क्षेत्र को स्वतंत्र भी घोषित कर दिया करते थे। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रकूट जो कि चालुक्य के अधीन थे, यानी कि चालुक्य राजा जो थे उनके अधीनस्थ राजा था ये राष्ट्रकूट। उन्होंने मौका पाकर चालुक्य को सत्ता से बेदखल कर दिया। तो ये एक उदाहरण है कि सामंत जो हैं वो मौका पाकर राजाओं से सत्ता छीन लेते थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा राजा तथा सामंत का नियंत्रण। ये जो राज व्यवस्था टॉपिक है, इसी के अंदर एक टॉपिक है कि राजा और सामंत जो होते थे वो किस तरीके से अपने पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण करते थे, यानी शासन कैसे करते थे। तो राजा और सामंत किस प्रकार से नियंत्रण रखते थे, इस पर विद्वानों में मतभेद है। तो यानी कि राजा और सामंत जो होते थे वो किस तरीके से शासन करते थे, इस बात को लेकर आज भी विद्वानों के बीच में मतभेद है, उनके बीच में विवाद चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि मौर्य प्रशासन में राजा बहुत ज़्यादा सक्रिय थे।
मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो मौर्य प्रशासन था यानी प्राचीन काल, मैंने भी बताया था फ्रेंड्स आपको, प्राचीन काल के बारे में हम जो भी पढ़ेंगे वो मौर्य शासन के मतलब मौर्य साम्राज्य के तौर पर पढ़ेंगे। तो मतलब प्राचीन साम्राज्य में जो राजा होते थे वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होते थे, यानी कि वो खुद जो है अपने पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण करते थे। अशोक अपने पूरे साम्राज्य के बारे में सारी जानकारी रखते थे, लेकिन जो गुप्त शासक आए उन्होंने प्रशासन में मतलब वो ढील देते थे, वो पूरे साम्राज्य पर खुद नज़र नहीं रखते थे, वो दूसरे राजाओं को छोड़ देते थे। तो ये जो गुप्त शासक थे ये प्रांतीय प्रशासन को, यानी कि जो प्रांतें बटी हुई थी, एक पूरा साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था। जैसे फ्रेंड्स हमारा देश राज्यों में बटा हुआ है, तो उस टाइम पे राज्यों को प्रांत कहते थे। तो ये क्या होता था, ये प्रांतीय प्रशासन को कुमार, आमत्यों, अधिकारियों के भरोसे छोड़ देते, यानी कि अलग अलग लोगों के भरोसे छोड़ देते थे, खुद पूरा ध्यान नहीं रखते थे। आरंभिक मध्यकालीन अभिलेखों में कई पदनाम यानी कि पोस्ट, जैसे कि आज के टाइम पे होते हैं हमारे डीजीपी, एसीपी, अलग अलग पोस्ट होती है ना, तो इस तरीके से। तो आरंभिक मध्यकालीन के जो अभिलेख हैं उनमें कई पदनाम मिले, यानी अलग अलग पोस्ट के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि संधि विग्रहक, दंडनायक आदि। ये कुछ उदाहरण है पोस्ट के। उस टाइम पे ऐसी ऐसी पोस्ट होती थी। ये मैंने फ्रेंड्स आपको फर्स्ट मतलब जो हमारा इससे पहले जो हमने यूनिट वगैरह कराई थी उसके अंदर मैंने आपको ये सब समझाया हुआ है कि इन पोस्ट पर लोगों के क्या काम होते थे। तो ये जो पदनाम होते थे ये पूरे भारत में महत्वपूर्ण बन गए थे उस टाइम पे। इनको और ज़्यादा गरिमा प्रदान करने के लिए इनके आगे महंत उपसर्ग लगाया जाता था, यानी कि ये अपने आप को और ज़्यादा, ये जो पोस्ट के लोग होते थे ये अपने आप को और ज़्यादा गरिमा प्रदान करने के लिए, और ज़्यादा श्रेष्ठ दिखाने के लिए अपने नाम के आगे उपसर्ग लगाते थे, महंत नाम का। महंत यानी कि महा, तो ये एक ऐसा उपसर्ग लगाते थे। अभी उपसर्ग क्या होता है, नाम के आगे कुछ भी लगा देना उसको उपसर्ग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये महंत नाम का उपसर्ग लगाते थे, जैसे कि महादंडनायक, तो ये दंडनायक जो होते थे ये महा लगा लेते थे अपने नाम के आगे। महासेनापति, तो इस तरीके से ये अपनी गरिमा बढ़ाने के लिए उपसर्ग लगाया करते थे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो फर्स्ट पार्ट है आपकी यूनिट 3 का क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको मेरे पढ़ाने से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर कोई दिक्कत है कि मैं ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ा पा रही हूँ तो आप मुझे वो भी बताइए। मैं अपनी पढ़ाने की जो टेक्निक है इसके अंदर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करूँगी, मतलब इसको चेंज करने की कोशिश करूँगी आप लोगों के मुताबिक। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से डीपली पढ़ाऊँ तो आप मुझे वो भी बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।